नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में उम्मीद से विश्वास की ओर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नई जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमने कल अपने 7वें लेसन में कुंडली बनाने के बारे में सीखा था, तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हम उसी कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि ग्रहों के हिसाब से कुंडली के अंदर किस तरह से किस चीज को कैसे देखा जाता है। तो कल वाली कुंडली एक बार हम फिर से बना लेते हैं, जो हमने 15 मार्च 2024 के तारीख के हिसाब से बनाई थी। सुबह 9:15 और स्थान लिया था फाजिल का शहर। तो उसी कुंडली का आज थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हमने कल इस तारीख के हिसाब से, इस समय के हिसाब से जो जातक का लगन बनता है वो हमने 1 नंबर निकाला था। एक नंबर लगन में रखा था। उसके बाद हमने काउंटिंग को पूरा कर लिया था। और पंचांग के अंदर हमने ये भी देखा था कि कौन से ग्रह किस राशि के अंदर बैठे हैं। जैसा कि 11वीं राशि के अंदर हमने शनि ग्रह और शुक्र ग्रह को बिठाया था। 12वीं राशि में राहु ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह को बिठाया था। 10वीं राशि के अंदर हमने मंगल ग्रह को बिठाया था। राहु के ठीक सामने हमने केतु ग्रह को बिठाया था। 2 नंबर के अंदर हमने चंद्रमा को बिठाया था और लगन के अंदर हमने गुरु को विराजमान किया था। तो ये इस तरह से कल कुछ कुंडली बनी थी 15 मार्च के हिसाब से। आने वाली 15 तारीख को जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा सुबह 9:15 पर, तो ये उसकी कुंडली बनेगी। तो चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि कुंडली के अंदर कैसे जाना जाता है कि कौन सा समय अच्छा आने वाला है या कुछ समय विपरीत हमारे जीवन काल को प्रभावित करने वाला है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च ग्रह का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच ग्रह का होता है। तो सबसे पहले उस चीज को देखते हैं कि हमारी इस कुंडली में उच्च ग्रह कितने हैं और नीच ग्रह कितने हैं। तो पहले हम अगर पहले नंबर से बात करें तो गुरु अगर बृहस्पति को देखें तो वो लगन के अंदर बैठे हैं पहली राशि में। तो इसका उच्च और नीच ग्रह से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो चौथी राशि कर्क राशि में उच्च के होते हैं और 10वीं राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो पहली राशि में है, ना तो वो उच्च के हैं और ना ही वो नीच राशि के हैं। तो इसलिए गुरु बृहस्पति जो है वो एक खाली लाइन लगा दी है कि इसका उच्च और नीच के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा को जैसे हमने जाना था कि दूसरी राशि में वो उच्च ग्रह के हो जाते हैं और 8वीं राशि में ठीक सामने वाली में वृश्चिक राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा इस जातक की कुंडली में उच्च के होकर बैठे हैं, यानी कि बलवान होकर बैठे हैं। तीसरा अगर हम ग्रहों की बात करें तो राहु ग्रह जो है वो 12वीं राशि के अंदर है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो तीसरी राशि में उच्च ग्रह के होते हैं और उसके ठीक सामने वाली जो 9वीं राशि है धनु राशि, उसमें वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर राहु ग्रह का भी उच्च और नीच से कुंडली में कोई संबंध नहीं है। तो राहु ग्रह के सामने भी हम खाली लाइन लगा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो वो पहली राशि में उच्च के हो जाते हैं और ठीक उसके सामने 7वीं राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो 12वीं राशि में है। तो इसका अर्थ ये है कि वो भी ना तो उच्च ग्रह में उच्च राशि में बैठे हैं और ना ही नीच राशि में बैठे हैं। तो सूर्य ग्रह के सामने भी हम खाली लाइन लगा देते हैं। तीसरा ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में हमने जाना था कि वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि के अंदर वो नीच के हो जाते हैं।
तो यहाँ पर बुध ग्रह 12वीं राशि में बैठे हैं, तो इसका भी संबंध उच्च और नीच से कोई नहीं है। तो यहाँ पर बुध ग्रह के सामने भी हम लाइन लगा देते हैं। उसके बाद आ जाता है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो 7वीं राशि में उच्च के होते हैं और पहली राशि में नीच के होते हैं, इस समय वो 11वीं राशि में है। तो इसका अर्थ यह है कि शनि ग्रह का भी उच्च और नीच के साथ कोई संबंध नहीं है। उसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में वो नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो 11वीं राशि में विराजमान है। तो इसका अर्थ ये है कि इनका भी उच्च और नीच से कोई संबंध नहीं है। तो ये उसके बाद आ जाते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में हमने पढ़ा था कि वो 10वीं राशि मकर में उच्च के होते हैं और उसके ठीक सामने जो कर्क राशि होती है उसमें वो नीच राशि के हो जाते हैं। तो मंगल ग्रह 10वीं राशि में बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि मंगल ग्रह इस कुंडली के अंदर उच्च होकर यानी कि बलवान होकर बैठे हैं। उसके बाद जो ग्रह आ जाता है वो है केतु। केतु ग्रह के बारे में हमने पढ़ा था कि वो 9वीं राशि में उच्च के होते हैं और तीसरी राशि मिथुन में वो नीच के हो जाते हैं। तो अभी वो 6ठी राशि के अंदर बैठे हैं, तो इसका भी उच्च और नीच के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके सामने भी हम खाली लाइन लगा लेते हैं। तो अब इन 9 ग्रहों के अंदर हम ये देखते हैं कि कितने ग्रह उच्च के थे। एक चंद्रमा और एक मंगल, यानी मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह इस जातक की कुंडली में उच्च राशि में बैठे हैं, यानी कि बलवान होकर बैठे हैं। बाकी जो है उनका उच्च और नीच राशि के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ये देखने का एक तरीका है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा और कि जातक की कुंडली में वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उसको ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं अच्छे कार्य के लिए और उसके विपरीत कार्यों के लिए। तो सबसे पहले कुंडली देखते समय हमें ये देखना होता है कि लगन का जो स्वामी है वो किस जगह पर बैठा हुआ है। तो लगन 1 नंबर है, तो 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, और मेष राशि का जो स्वामी है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। तो लगन का स्वामी जो मंगल ग्रह है वो 10वीं राशि में उच्च का होकर बैठा है, यानी कि बलवान होकर बैठा है। और 10वीं राशि के अंदर हमने ये भी पढ़ा था 10वें घर के अंदर कि किन किन चीजों के बारे में पता चलता है, इससे हमारे व्यवसाय के बारे में पता चलता है। तो इस जातक का व्यवसाय बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लगन के स्वामी मंगल ग्रह उच्च राशि में उसके कर्म भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस जातक के अंदर रहेगा। दूसरा पॉइंट इसका प्लस पॉइंट ये है कि लगन के अंदर गुरु भी बैठे हुए हैं। गुरु का लगन के अंदर आ जाना, इसका अर्थ ये होता है कि उस जातक के स्वयं के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। ऐसे जातक यदि मंदिर में ना भी जाए तो भी इनको जहां पर भी स्थान मिले पूजा पाठ भक्ति करने का, तो वहीं पर बैठे बैठे ही इनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु का लगन में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस जातक की कुंडली में ये 2 प्लस पॉइंट है, गुरु का लगन में होना और लगन के स्वामी का व्यवसाय घर के अंदर बैठना, वो भी उच्च स्थान में। तो ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा उच्च राशि के हैं। तो दूसरे भाव से हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि हमें धन के बारे में पता चलता है, धन का, वाणी का, कंठ का, ये चीजें इस घर से पता चलती है। तो इस जातक के पास धन किस ग्रह के कारण आएगा? चंद्रमा ग्रह के कारण आएगा। जब जब भी चंद्रमा दूसरी राशि में आया करेंगे तो इस जातक को धन का बहुत लाभ होगा। और साथ ही चंद्रमा के साथ जुड़े होने के कारण
इस जातक को पानी को कभी भी व्यर्थ में वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी जितना ज्यादा ये वेस्ट करेंगे तो ये धन को उतना हासिल नहीं कर पाएंगे। धन आएगा तो जरूर, लेकिन वो किसी ना किसी कार्य में खर्च हो जाया करेगा। ऐसे जातकों को मीठी वस्तुओं का दान हर सोमवार और हर शुक्रवार के दिन करते रहना चाहिए। उसके बाद हम अगर बात करें इन 3 ग्रहों की जो युति बनी हुई है 12वें घर के अंदर, तो राहु ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह तीनों बैठे हुए हैं। सूर्य और राहु जहां पर भी दोनों एक साथ आकर बैठ जाते हैं पूरी कुंडली में, किसी भी घर के अंदर अगर ये दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण योग। सूर्य ग्रहण योग, ग्रहण योग बना हुआ है। ये जातक को खर्चीला बनाता है, यानी इस जातक के पास धन तो होगा लेकिन वो अपने धन को बिना वजह कहीं ना कहीं खर्च करते रहा करेंगे। जिस चीज की इनको जरूरत नहीं भी होगी वो भी उस चीज को खरीदारी में इस्तेमाल में ले आया करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बुध ग्रह की जो इनके साथ बैठे हुए हैं, तो इस जातक को महीने में एक बार अपने वजन के हिसाब से कोई भी ऐसी वस्तु दान में देनी चाहिए जिससे किसी की जरूरत को पूरा किया जा सके। और अपने वजन के हिसाब से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हर ग्रह के लाखों उपाय होते हैं। हर किसी भी ज्योतिष विशेषज्ञ द्वारा अगर आपको किसी भी ग्रह का कोई उपाय बताया जाता है तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि हर किसी का कुंडली देखने का नजरिया अपना अपना है, उनका अनुभव अपना अपना होता है। अगर कोई भी आपको किसी उपाय के बारे में बताता है तो वो बिल्कुल ठीक बता रहा होता है। आपके अंदर एक शंका ये पैदा हो जाती है उस समय के अंदर कि हमारी कुंडली को देखकर उस व्यक्ति ने ये बताया था, इस व्यक्ति ने ये बताया है। हर चीज का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। हर जगह पर ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है उसी हिसाब से ये एक ज्योतिष विशेषज्ञ आपकी कुंडली को देखकर बताते हैं। उनके उपाय किसी दूसरे के साथ यदि मैच नहीं करते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपको गलत बता रहे हैं। लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखा करें कि कुंडली को बहुत ज्यादा लोगों को ना दिखाया करें, क्योंकि सभी का मत एक जैसा ना होने के कारण आप शंका में और दुविधा में आ जाते हैं। इसलिए आप कुंडली कुछ गिने चुने व्यक्ति को ही दिखाया करें जिससे आपको उनको फॉलो करने में आसानी हो, ताकि आप उपाय अच्छे से कर सके। तो इस कुंडली के अंदर और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, तो हम आपको इसी कुंडली के बारे में अगली वीडियो में फिर से और भी बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से 1-2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके। और दूसरा ये भी आप जरूर देखिएगा जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने ये बताया था कि कौन से भाव से किस चीज के बारे में पता चलता है, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो तब तक हमें दीजिए इजाजत। अगली वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय श्री राम।